अध्याय 8 मृत्यु दिवस की पार्टी। अक्टूबर का महीना आ गया था। अब मैदान और महल में नमी भरी ठंड पड़ने लगी थी। अस्पताल की मैट्रम मैडम पॉम्फ्री प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को हुई सर्दी खांसी की वजह से अचानक बहुत व्यस्त हो गई थीं। उनका सर्दीनाशक काढ़ा तत्काल असर करता था। हालांकि इसे पीने वाले के कान से घंटों तक धुआं निकलता रहता था। जिनी वीजली कुछ समय से बीमार दिख रही थी, इसलिए उसके भाई पर्सी ने जबरदस्ती उसे यह काढ़ा पिलवा दिया। उसके लाल बालों के नीचे से निकलते धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर आग में जल रहा हो। गोलियों जितनी बड़ी बरसात की बूंदें बिना रुके कई दिनों तक महल की खिड़कियों पर गरजती बरसती रहीं। झील का जलस्तर बढ़ गया। फूलों की क्यारियां कीचड़ भरी धाराओं में बदल गईं और हैग्रिड के कद्दू फूलकर बगीचे के शेड जितने बड़े हो गए। बहरहाल, रोज प्रैक्टिस करने के बारे में ओलिवर वुड का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा था। इसलिए हैलोवीन के कुछ दिन पहले एक शनिवार की तूफानी दोपहर को हैरी जब गरुड़दार टावर की तरफ लौट रहा था, तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ और कीचड़ में लथपथ था। बारिश और हवा को छोड़ भी दें तो भी उनकी आज की प्रैक्टिस सुखद नहीं कही जा सकती थी। नागशक्ति की टीम की जासूसी करके फ्रेड और जॉर्ज ने अपनी आंखों से निम्बस 2001 की तेज रफ्तार देखी थी। उन्होंने खबर दी कि नागशक्ति की टीम 7 हरे झोंकों की तरह दिख रही थी और उसके खिलाड़ी हवा में गोली की रफ्तार से उड़ रहे थे। जब हैरी वीरान गलियारे में कीचड़ सने कदमों से फच फच करके चलने लगा, तो वह एक ऐसी आकृति के पास आया जो उसी के जितनी चिंतित नजर आ रही थी। गरुड़दार टावर का भूत लगभग सिर कटाने दुखी होकर खिड़की से बाहर देख रहा था और बुदबुदाता जा रहा था। उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर सकता अगर आधा इंच। हेलो निक, हैरी बोला। ओह, हेलो, हेलो। लगभग सिरकटे निक ने चौंक कर चारों तरफ देखते हुए कहा। उसने अपने लंबे घुंघराले बालों पर पंख वाला फैशनेबल हैट पहन रखा था। कोट के ऊपर उसने एक मफलर भी डाल रखा था, जिसकी वजह से यह नजर नहीं आता था कि उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से अलग थी। वह धुएं की तरह पीले रंग का था और हैरी उसके आर पार काले आसमान और बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देख सकता था। तुम परेशान लग रहे हो, पॉटर। ये बोलते हुए निक ने एक पारदर्शी खत को तह किया और उसे अपनी शर्ट के भीतर छिपा लिया। तुम भी तो परेशान लग रहे हो, हैरी ने कहा। आह, लगभग सिरकटे निक ने शालीनता से हाथ लहराते हुए कहा। कोई खास बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मैं सचमुच शामिल होना चाहता था। मैंने सोचा था कि बस आवेदन करके देख लेता हूँ, परंतु जाहिर है मैं शर्तों को पूरा नहीं कर सकता हूँ। उसकी हवाबाजी के बावजूद उसके चेहरे पर बहुत कटुता का भाव साफ झलक रहा था। निक अचानक फट पड़ा और अपनी जेब से खत को दोबारा बाहर निकालते हुए बोला, परंतु कोई भी यह तो सोचेगा ही कि गर्दन पर 45 बार भोथरी कुल्हाड़ी की चोट खाने के बाद वह सिरकटों के शिकार में शामिल होने काबिल बन जाएगा। अरे हाँ, हैरी ने कहा, जो स्पष्ट रूप से समझ गया था कि निक उससे हाँ कहलवाना चाहता था। मेरा मतलब है, मुझसे ज्यादा कौन चाहेगा कि यह काम जल्दी और सफाई से हो जाता और मेरा सिर पूरी तरह धड़ से अलग हो जाता। मेरा मतलब है, इससे मुझे बहुत सा दर्द और अपमान तो नहीं झेलना पड़ता। बहरहाल, लगभग सिरकटे निक ने अपने खत को खोला और आवेश में पढ़ा। हम सिर्फ उन्हीं शिकारियों को स्वीकार कर सकते हैं जिनके सिर शरीर से पूरी तरह अलग हो चुके हों। आप यह बात समझते होंगे कि ऐसा न होने पर सदस्यों के लिए घोड़े की पीठ पर सिर उछालने और कटे सिर से पोलो खेलने जैसी सिरकटों के शिकार की गतिविधियों में शामिल होना संभव नहीं होगा। इसलिए मुझे आपको यह सूचित करते हुए बहुत खेद हो रहा है कि आप हमारी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित, सर पैट्रिक डिलेनी पॉडमोर। आग बबूला होते हुए लगभग सिरकटे निक ने खत को मोड़कर जेब में रख लिया। हैरी, सिर्फ आधे इंच की चमड़ी और मांस ने मेरी गर्दन को सिर से जोड़ रखा है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि यह सिर अलग होने की तरह ही है, परंतु नहीं, यह तो सही तरीके से सर पोड्मोर के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग सिर कटे निक ने कई गहरी सांसें ली और फिर थोड़े शांत स्वर में कहा, तो तुम क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? नहीं, हैरी बोला। तब तक नहीं जब तक कि तुम यह न जानते हो कि नागशक्ति के साथ होने वाले मैच के लिए हम 7 निम्बस 2001 झाड़ुए मुफ्त में कहाँ से ला सकते हैं। हैरी का बाकी का वाक्य उसके पैरों के पास से आती तीखी म्याऊं की आवाज में खो गया। नीचे देखने पर उसे लैम्प जैसी पीली आंखें घूरती दिखी। वहां पर दुबली भूरी बिल्ली मिसेस नॉरिस खड़ी थी। चौकीदार आर्गस फिल्च विद्यार्थियों के खिलाफ अंतहीन युद्ध में इस बिल्ली का उपयोग अपनी सहयोगी के रूप में करता था। निक ने जल्दी से कहा, हैरी, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। फिल्च का मूड ठीक नहीं है, उसे सर्दी हो गई है और थर्ड ईयर के कुछ विद्यार्थियों ने दुर्घटनावश 5वें तहखाने में छत पर हर तरफ मेढक के भेजे चिपका दिए हैं। वह सुबह से सफाई कर रहा है और अगर वह यह देखा कर कि तुम पूरे महल में कीचड़ टपका रहे हो। ठीक है, हैरी बोला और वो मिसेस नॉरिस की दोषी ठहराने वाली दृष्टि से दूर हटने लगा।
परंतु उसे थोड़ी देर हो गई। ऐसा लगता था जैसे कोई रहस्यमय शक्ति आर्गस फिल्च को उसकी दुष्ट बिल्ली के साथ बांधे थी। इसलिए वह अचानक हैरी की दाईं तरफ की दीवार के पर्दे के पीछे से बाहर निकला। वह चीख रहा था और चारों तरफ नियम तोड़ने वालों की तलाश कर रहा था। उसके सिर के चारों ओर एक मोटा ऊनी स्कार्फ बंधा था और उसकी नाक असामान्य रूप से बैंगनी दिख रही थी। गंदगी! वह हैरी के क्विडिच के दुशाले से टपकते कीचड़ की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया। उसके जबड़े हिल रहे थे और उसकी आंखें उत्तेजना के कारण बाहर निकली पड़ रही थीं। हर तरफ कीचड़ और गंदगी। अब मैं सहन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बताए देता हूँ। मेरे पीछे आओ, पॉटर। इस पर हैरी ने लगभग सिरकटे निक की तरफ उदासी से हाथ हिलाकर विदा ली और फिल्च के पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। जाते जाते वो फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के दोहरे निशान बनाता हुआ गया। हैरी पहले कभी फिल्च के ऑफिस में नहीं गया था। यह एक ऐसी जगह थी जिससे ज्यादातर विद्यार्थी कतराते थे। कमरा गंदा था और इसमें एक भी खिड़की नहीं थी। इसमें सिर्फ तेल की चिमनी से रोशनी होती थी जो नीचे छत से लटक रही थी। वहां पर तली मछलियों की हल्की खुशबू भरी हुई थी। दीवारों पर चारों तरफ लकड़ी की अलमारियां लगी थी। उन पर लगे लेबल से हैरी को यह समझ में आ रहा था कि उनमें हर उस विद्यार्थी का विस्तृत वर्णन है जिसे फिल्च ने सजा दी थी। फ्रेड और जॉर्ज वीजली के लिए एक पूरा ड्रॉअर अलग से था। फिल्च की टेबल के पीछे दीवार पर जंजीरों और हथकड़ियों का एक चमचमाता ढेर टंगा था। सब जानते थे कि वह डंबलडोर से हमेशा आग्रह करता था कि वो उसे विद्यार्थियों को टखनों के बल छत से लटकाने की अनुमति दे दे। फिल्च ने अपनी टेबल पर रखी कलम उठाई और चंपत्र की तलाश में इधर उधर देखने लगा। कीचड़! वह आवेश में बुदबुदाया। ढेर सारी ड्रैगन की गंदगी, मेंढक के भेजे, चूहे की आंतें। मेरी सहन शक्ति की भी सीमा है। ऐसा सबक सिखाऊंगा। फार्म कहाँ है? हाँ। उसने अपनी टेबल के ड्रॉर से चंपत्र का एक बड़ा रोल निकाला। उसे अपने सामने फैलाया और काले पंख वाली लंबी कलम स्याही की शीशी में डुबा दी। नाम हैरी पॉटर। अपराध सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ ही तो था, हैरी बोला। यह तुम्हारे लिए थोड़ा सा कीचड़ होगा लड़के, परंतु मेरे लिए यह 1 घंटे की सफाई है। फिल चिल्लाया। उसके कुप्पे जैसी गोल नाक के सिरे पर एक बूंद टपक रही थी। अपराध महल गंदा करना, जो सजा दी जानी चाहिए। अपनी बहती नाक को पोंछते हुए फिल्च ने हैरी को हिकारत से देखा, जो सांस रोककर अपनी सजा सुनने के इंतजार कर रहा था। परंतु जैसे ही फिल्च ने अपनी कलम नीचे की, ऑफिस की छत पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे तेल की चिमनी थरथरा कर आवाज करने लगी। प्लीज! फिल्च ने गरजते हुए आवेश में अपनी कलम नीचे फेंक दी। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। और हैरी की तरफ पलट कर देखे बिना फिल्च नंगे पैर ही ऑफिस से बाहर भागा। मिसेस नॉरिस भी उसके साथ साथ भाग रही थी। पीव्स स्कूल का शैतानी भूत था। वो हवा में उड़ने वाला मुस्कुराता खतरा था, जिसे सिर्फ कहर बरपाने और कष्ट देने में ही मजा आता था। हैरी को पीव्स खास पसंद नहीं था, परंतु आज उसने शरारत का जो समय चुना, उसके लिए वो उसका एहसान मानने बिना नहीं रह सका। हैरी को आशा थी कि पीव्स ने जो किया था, और आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस बार कोई बड़ी तोड़फोड़ की थी, उससे फिल्च का ध्यान उस पर से हट जाएगा। यह सोचते हुए कि उसे फिल्च के वापस लौटने का इंतजार करना चाहिए, हैरी टेबल के पास रखी एक दीमक खाई कुर्सी में धंस गया। टेबल पर उसके आधे भरे फॉर्म के अलावा सिर्फ एक चीज थी, एक बड़ा चमकदार बैगनी लिफाफा, जिस पर चांदी जैसे सफेद अक्षरों में कुछ लिखा था। दरवाजे पर जल्दी से नजर डालने के बाद कि फिल्च कहीं वापस तो नहीं आ रहा है, हैरी ने लिफाफा उठाया और पढ़ा। फटाफट जादू, नए जादूगरों के लिए पत्राचार कोर्स। जिज्ञासावश हैरी ने लिफाफा उठाकर चंपत्र को बाहर निकाला। अगले पन्ने पर अधिक घुमावदार चांदी जैसी सफेद लिखावट में लिखा था। आधुनिक जादू की दुनिया में असहाय महसूस करते हैं? क्या आप आसान मंत्र भी नहीं पढ़ पाते हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं? क्या आपकी छड़ी के दयनीय प्रदर्शन के लिए आपको ताने सुनने पड़ते हैं? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, फटाफट जादू का एक बिल्कुल नया, सफलता की गारंटी वाला, तत्काल परिणाम देने वाला आसान कोर्स। सैकड़ों जादूगरों और जादूगरनियों ने फटाफट जादू की तकनीक से लाभ उठाया है। टॉप्सहैम की मैडम जेड नेटल्स लिखती है, मुझे मंत्र याद नहीं रहते थे और पूरा परिवार मेरे कार्डों का मजाक उड़ाता था। अब फटाफट जादू कोर्स करने के बाद मैं पार्टियों में आकर्षक का केंद्र हूँ और मेरी सहेलियां मुझसे मेरे सौंदर्यवर्धक कार्ड की विधि पूछती रहती हैं। डिट्सबरी के जादूगर डीजे प्रॉड कहते हैं, मेरी पत्नी मेरे कमजोर मंत्रों का मखौल उड़ाती थी, परंतु आपके शानदार फटाफट जादू कोर्स 1 महीने तक पढ़ने के बाद मैं उसे एक याक में बदलने में सफल हो गया। धन्यवाद फटाफट जादू। मंत्रमुग्ध होकर हैरी ने लिफाफे के बाकी चंपत्र भी पलटे। फिल्च आखिरकार फटाफट जादू कोर्स क्यों करना चाहता था? क्या इसका मतलब यह था कि उसे जादू नहीं आता था? हैरी कभी पहला सबक अपनी छड़ी पकड़ना, कुछ उपयोगी बातें पढ़ ही रहा था कि तभी बाहर से आते कदमों की आहट सुनकर वह समझ गया कि फिल्च वापस लौट रहा है। चंपत्रों को फिर से लिफाफे में डालते हुए हैरी ने उसे वापस टेबल पर फेंक ही दिया था कि तभी दरवाजा खुला।
फिल्च विजयी मुद्रा में था। वह अदृश्य होने वाली अलमारी बहुत कीमती थी। फिल्च मिसेस नॉरिस से खुश होकर कह रहा था, गुड़िया रानी, इस बार हम पीस को बाहर निकलवा देंगे। तभी उसकी नजरें हैरी पर पड़ी और फिर फटाफट जादू के लिफाफे पर। हैरी को अब जाकर यह एहसास हुआ कि लिफाफा इस समय अपने मूल स्थान से 2 फुट दूर पड़ा हुआ था। फिल्च का पीला चेहरा ईंट की तरह लाल हो गया। हैरी ने खुद को आक्रोश की तूफानी लहर के लिए तैयार किया। फिल्च अपनी टेबल तक लंगड़ाते हुए गया, लिफाफे को उठाया और उसे ड्रॉर में फेंक दिया। क्या तुमने इसे पढ़ा था? उसने बड़बड़ाते हुए पूछा। नहीं, हैरी ने तुरंत झूठ बोल दिया। फिल्च के गांठदार हाथ एक साथ जकड़े हुए थे। अगर मुझे लगता है कि तुमने मेरी व्यक्तिगत चिट्ठी पढ़ी है, वैसे यह मेरी नहीं है, एक दोस्त के लिए, चाहे जो हो। बहरहाल, हैरी उसकी तरफ दहशत से घूर रहा था। फिल्च कभी इतने गुस्से में नहीं दिखा था। उसकी आंखें बाहर निकली पड़ रही थी। उसके मोटे गाल की मांसपेशियां फड़क रही थी और उन्हीं स्कार्फ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छा, जाओ और एक शब्द भी मत बोलना। ऐसी बात नहीं है कि बहरहाल अगर तुम्हें उसे नहीं पढ़ा है तो अब जाओ, मुझे पीव्स की रिपोर्ट लिखना है। जाओ। अपनी खुशकिस्मती पर हैरान होकर हैरी तेजी से ऑफिस से बाहर निकला, गलियारे में गया और फिर से ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिल्च के ऑफिस से बिना सजा पाए बच निकलना शायद स्कूल का एक रिकॉर्ड ही था। हैरी, हैरी, कैसे काम बन गया? लगभग सिरकटा तैरते हुए क्लासरूम से बाहर आया। उसके पीछे हैरी उस बड़ी काली सुनहरी अलमारी के अवशेष को देख रहा था जिसे बहुत ऊंचाई से गिराया गया था। मैंने पीस को तैयार कर लिया कि वो इसे फिल्च के ऑफिस के ठीक ऊपर पटक दे। निक ने उत्सुकता से कहा। मैंने सोचा कि इससे उसका ध्यान भटक जाएगा। यह काम तुमने किया था? हैरी ने कृतज्ञता से कहा। हाँ, इससे काम बन गया, मुझे सजा भी नहीं मिली। धन्यवाद निक। वे दोनों इकट्ठे गलियारे में ऊपर चल दिए। हैरी ने देखा कि निक अब भी सर पैट्रिक की अस्वीकृति का खत्था में था। हैरी ने कहा, काश सिरकटों के शिकार के बारे में मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता। लगभग सिरकटा निक अचानक अपनी जगह पर रुक गया, जिस वजह से हैरी उसके बीच से होते हुए गुजर गया। वह सोच रहा था कि काश ऐसा न हुआ होता। उसे ऐसा लगा था जैसे उसने बर्फीली फुहार में कदम रख दिया हो। परंतु एक चीज है जो तुम मेरे लिए कर सकते हो, निक ने रोमांचित होकर कहा। हैरी, क्या क्या मैं तुमसे बहुत ज्यादा मांग रहा हूँ? पर छोड़ो, तुम वह काम करना पसंद नहीं करोगे। बोलो तो सही, क्या करना है? हैरी बोला। देखो, इस हैलोवीन पर मेरा 500वां मृत्यु दिवस है। लगभग सिरकटे निक ने कहते हुए अपना सिर ताना और सम्मानित दिखने की कोशिश की। ओह, हैरी ने कहा। वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि इस बारे में उसे दुखी दिखना चाहिए या खुश। ठीक है, मैं बड़े तहखाने में पार्टी दे रहा हूँ। इसमें भाग लेने के लिए पूरे देश से मेरे दोस्त आएंगे। अगर तुम इसमें आ सको तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। मिस्टर वीजली और मिस ग्रेंजर का भी बहुत स्वागत है। परंतु मुझे लगता है कि तुम शायद स्कूल की दावत में जाना ज्यादा पसंद करोगे। उसने हैरी को बहुत बेचैनी से देखा। नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगा। मेरा प्यारा हैरी, मेरे मृत्यु दिवस की पार्टी में हैरी पॉटर आएगा। और वो रोमांचित देखते हुए झिझका। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सर पैट्रिक से यह जिक्र कर सकते हो कि तुम्हारी नजरों में मैं कितना भयावह और प्रभावशाली हूँ? क्यों नहीं, हैरी बोला। लगभग सिरकटानिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मृत्यु दिवस की पार्टी? हरमाइनी ने उत्सुकता से पूछा, जब हैरी आखिरकार कपड़े बदलकर हॉल में रॉन तथा हरमाइनी के पास बैठा। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि ऐसा बहुत कम जीवित लोग होंगे जो यह कह सकते हो कि वे ऐसी किसी पार्टी में गए हैं। यह बहुत ही जबरदस्त अनुभव होगा। कोई अपने मौत वाले दिन का जश्न क्यों मनाना चाहता है? रॉन ने कहा, जो अपने जादुई काढ़े के होमवर्क को आधा निपटा चुका था और चिड़चिड़ा दिख रहा था। मुझे तो यह बहुत दुखद लगता है। बारिश अब भी खिड़कियों पर कोड़े बरसा रही थी, जो अब स्याही की तरह काली थी, परंतु भीतर का माहौल चमकदार और खुशनुमा लग रहा था। आग की रोशनी अनगिनत गद्देदार कुर्सियों पर चमक रही थी, जहाँ विद्यार्थी बैठकर पढ़ रहे थे, बातें कर रहे थे और अपना होमवर्क कर रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज वीजली ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आग में रहने वाली सेलेमेंडर नामक छिपकली को फिलिबस्टर पटाखे खिलाने पर क्या होता है। फ्रेड ने आग में रहने वाली एक सुनहरी चमकदार छिपकली को जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास से बचा लिया था और अब यह छिपकली एक टेबल पर आराम से सुलग रही थी, जिसके चारों तरफ उत्सुक विद्यार्थी जमा थे। हैरी, रोन और हरमाइनी को फिल्च और फटाफट जादू कोर्स के बारे में बताने ही वाला था कि तभी छिपकली अचानक हवा में सनसनाने लगी और कमरे में अंधाधुंध घूमते हुए जोरदार धमाकों के साथ चिंगारियां निकालने लगी। पर्सी, फ्रेड और जॉर्ज पर इतनी बुरी तरह चीखा कि उसका गला बैठ गया था। छिपकली के मुंह से नारंगी सितारों की भव्य बरसात हो रही थी। जब छिपकली धमाका करते हुए दोबारा आग में गई तो हैरी के दिमाग से फिल्च और फटाफट जादू का लिफाफा दोनों ही निकल गए।
जब हैलोवीन का दिन आया तो हैरी को मृत्यु दिवस की पार्टी में जाने के जल्दबाजी में किए गए अपने वादे पर अफसोस हो रहा था। बाकी का स्कूल खुश होकर हैलोवीन के जश्न का इंतजार कर रहा था। बड़े हॉल को हर बार की तरह जिंदा चमगादड़ों से सजाया गया था। हैग्रिड के बड़े कद्दुओं को लालटेन के आकार में काटा गया था। ये कद्दू इतने बड़े थे कि 3 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते थे। ऐसी अफवाहें भी उड़ रही थी कि डंबलडोर ने मनोरंजन के लिए नाचने वाले कंकालों के दल को आमंत्रित किया है। वायदा आखिर वायदा ही होता है। हरमाइनी ने निर्णायक अंदाज में हैरी को याद दिलाया। तुमने वादा किया था कि तुम मृत्यु दिवस की पार्टी में जाओगे। इसलिए 7 बजे हैरी, रॉन और हरमाइनी खचाखच भरे बड़े हॉल तक जाने वाले दरवाजे के पास से होते हुए निकले। सुनहरी प्लेटें तथा मोमबत्तियों से चमकता हुआ हॉल उन्हें ललचा रहा था, परंतु इसके बजाय उन्होंने तहखाने की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लगभग सरकटे निक की पार्टी तक ले जाने वाले गलियारे में भी मोमबत्तियों की कतारें थीं, परंतु इनका प्रभाव खुशी के बजाय दुख भरा था। यहाँ पर धीरे धीरे छोटी होती लंबी पतली बिल्कुल काली मोमबत्तियां थी, जो नीली रोशनी फेंक रही थी। इस मध्यम भूतार रोशनी में उनके जीते जागते चेहरे भी भूतों जैसे लग रहे थे। उनके उठाए हर कदम के साथ तापमान कम होता जा रहा था। जब हैरी कांपा और उसने अपने दुशाले को कसकर अपने चारों तरफ लपेटा, तो उसे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी बड़े ब्लैकबोर्ड को 1000 नाखूनों से छीला जा रहा हो। क्या यही इन लोगों का संगीत है? रॉन फुसफुसाया। वे एक मोड़ पर मुड़े और उन्होंने लगभग सिरकटे निक को उन दरवाजों पर खड़े देखा जिस पर काले मखमली पर्दे लगे थे। मेरे प्रिय दोस्तों, वह दुखी स्वर में बोला, स्वागत है, स्वागत है। बहुत खुशी हुई कि आपने आने का समय निकाला। उसने अपना पंखों वाला हैट उतारा और सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए उन्हें अंदर आमंत्रित किया। उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। तहखाना सैकड़ों पारदर्शी और मोती की तरह सफेद भूतों से भरा था। इनमें से ज्यादातर भीड़ भरे डांस फ्लोर पर 30 संगीतमय कुल्हाड़ियों की भयानक कांपती धुन पर नाच रहे थे। प्लेटफॉर्म के पीछे काले पर्दे लगे थे और वहां पर ऑर्केस्ट्रा संगीत बज रहा था। सिर के ऊपर एक दीप वृक्ष में से 1000 काली मोमबत्तियां लगी थीं और वह हल्के नीले रंग में चमक रहा था। उनकी सांस उनके सामने धुंध के रूप में उठी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी फ्रीजर में घुस गए हों। हम लोग चारों तरफ घूम लें, हैरी ने सुझाव दिया, क्योंकि वो अपने पैर गर्म करना चाहता था। ध्यान रखना, किसी भूत के बीच में से मत निकल जाना, रॉन ने घबरा कर कहा। इसके बाद वे डांस फ्लोर के किनारे चलने लगे। रास्ते में उन्हें कई दृश्य दिखे। उदास सन्यासियों का समूह, जंजीरें पहने हुए एक फटेहाल भूत, मेहनत कश हाउस का खुशनुमा भूत, मोटा सन्यासी जो एक ऐसे योद्धा से बात कर रहा था जिसके सिर से एक तीर बाहर झांक रहा था। हैरी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दुबले पतले घूरने वाले सफेद खून के धब्बों में लथपथ नागशक्ति के भूत खूनी नवाब को बाकी भूत थोड़ा ज्यादा महत्व दे रहे थे। अरे नहीं, हरमाइनी अचानक रुकते हुए बोली, वापस मुड़ो, वापस मुड़ो, मैं मायूस मीना से बात नहीं करना चाहती। जैसे ही वे तेजी से पलटे, हैरी ने पूछा, कौन? वह पहली मंजिल वाली लड़कियों के बाथरूम में रहती है, हरमाइनी बोली। वह बाथरूम में रहती है? हाँ, इसमें कोई नहीं जाता, क्योंकि वह उनमें तूफान मचाती रहती है और पानी का सैलाब लाती रहती है। अगर मेरा बस चले तो मैं वहां कभी ना जाऊं। जब वह चिल्ला रही होती है तो बाथरूम जाने की कोशिश करना भयानक है। देखो, वहां भोजन रखा है, रॉन बोला। तहखाने की दूसरी तरफ एक लंबी टेबल थी। यह भी काले मखमल की चादर से ढकी थी। वे इसकी ओर उत्सुकता से बढ़े, परंतु अगले ही पल वे दहशत में अपनी जगह पर खड़े रह गए। बहुत भयानक बदबू आ रही थी। चांदी की सुंदर प्लेटें में बड़ी बड़ी सड़ी मछलियां सजी थीं। जले हुए और कोयले की तरह काले बहुत से केक थैलियों में रखे थे। कीड़ों से तैयार व्यंजन भी रखा हुआ था। मखमली हरी फफूंदियों से ढका चीज खंबे की तरह खड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर कब्र के पत्थर जैसे आकार का एक विशाल भूरा केक रखा था, जिस पर डांबर जैसी आइसिंग से ये शब्द लिखे थे, सर निकोलस डे मिम्सी पॉर्पिंगटन, मृत्यु 31 अक्टूबर 1492। हैरी ने आश्चर्य से देखा कि एक मोटा भूत टेबल के पास आया, नीचे झुका और उसके ऊपर से होता हुआ गुजर गया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोल रखा था ताकि वह एक बदबूदार मछली के आर पार गुजर सके। हैरी ने उससे पूछा, इसके पार जाते समय आपको इसका स्वाद आता है? लगभग, भूत ने दुख भरे स्वर में कहा और दूर चला गया। मुझे लगता है कि उन्होंने इसकी बदबू तेज करने के लिए इसे सड़ाया होगा, हरमाइनी ने समझदारी से बोलते हुए कहा और अपनी नाक पर हाथ रखा और कीड़ों से बदबूदार व्यंजन को देखने के लिए उसके करीब गई। चलो वापस चलें, मेरा तो जी मचला रहा है, रॉन बोला। बहरहाल वे अभी मुड़ भी नहीं पाए थे कि एक नाटा भूत अचानक टेबल के नीचे से तेजी से बाहर निकला और उनके सामने बीच हवा में आकर रुक गया। हेलो पीव्स, हैरी सावधानी से बोला। आसपास के बाकी भूतों के विपरीत पीव्स पीला और पारदर्शी नहीं दिख रहा था।
उसने एक चमकीला नारंगी पार्टी हैट और बो टाई पहन रखी थी। उसके चौड़े और दुष्ट चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। कुछ खाओगे? उनकी तरफ फफूंदी लगी मूंगफली के दानों की प्लेट बढ़ाते हुए उसने मीठे स्वर में कहा। हरमाइनी बोली, नहीं धन्यवाद। अपनी आंखों को नचाते हुए पीयूष बोला, तुम्हें बेचारी मीना के बारे में बात करते सुना। तुम लोग उसके बारे में बड़ी बुरी बातें बोल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और चीखा, ओए मीना! नहीं पीव्स, उसे मत बताना मैंने क्या कहा था। वो सचमुच बुरा मान जाएगी। हरमाइनी दहशत में फुसफुसाई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं उसकी हरकतों का बुरा नहीं मानती। हेलो मीना। एक गोल मटोल लड़की हवा में तैरते हुए उनके पास आ गई। उसका चेहरा बहुत उदास था। हैरी ने आज तक इससे ज्यादा उदास चेहरा नहीं देखा था। सीधे बालों और नाशपाती जैसे आकार वाले मोटे चश्मे के पीछे मीना का चेहरा आधा छिप गया था। क्या है? उसने उदासी से पूछा। तुम कैसी हो मीना? हरमाइनी ने अपनी आवाज में बनावटी उत्साह भरते हुए कहा। तुम्हें बाथरूम से बाहर देखकर अच्छा लग रहा है। मीना ने नाक से सूसू की आवाज निकालकर सिसकी ली। मिस ग्रेंजर अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। पीव्स ने मीना के कान में चुपके से कहा। सिर्फ ये कह रही थी कि आज तुम कितनी अच्छी दिख रही हो। हरमाइनी ने पीव्स को गुस्से से घूरते हुए कहा। मीना ने हरमाइनी को शंका भरी निगाहों से देखा। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? वह बोली। उसकी छोटी पारदर्शी आंखों में चांदी जैसे आंसू तेजी से उमड़ रहे थे। नहीं सच्ची, क्या मैंने नहीं कहा कि मीना कितनी अच्छी दिख रही है? हरमाइनी ने यह बोलते समय हैरी और रॉन की पसलियों में जमकर कोहनी मारी। अरे हाँ, उसने यही कहा था। मेरे सामने झूठ मत बोलो। मीना तेजी से सांसें खींचते हुए बोली। अब आंसू तेजी से उसके गालों पर बहने लगे थे। पीस उसके कंधों के पीछे छिपकर खिलखिल की आवाज करते हुए हंस रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती कि लोग मेरे पीछे मुझे क्या कहते हैं? मोटी मीना, बदसूरत मीना, दुखी रोतली उदास मीना। तुम मुहासों वाली कहना तो भूल ही गई। पीयूष उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला। मायूस मीना दर्द भरी सिसकियां भरते हुए बिलखने लगी और तहखाने के बाहर चली गई। पीयूष उसके पीछे पीछे गया और उस पर फफूंद लगी मूंगफलियों के दाने मारने लगा। वह चिल्लाता भी जा रहा था, मुहासे वाली मीना, मुहासे वाली मीना। हे भगवान! हरमाइनी ने दुखी स्वर में कहा। लगभग सिर कटाने का भीड़ में से तैरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। मजा आ रहा है? अरे हाँ, उन्होंने झूठ बोल दिया। काफी लोग आए हैं, लगभग सिरकटे निक ने गर्व से कहा। रोतली विधवा तो कैंट से चलकर आई है। अब मेरे भाषण का वक्त हो गया है। बेहतर होगा कि मैं जाकर ऑर्केस्ट्रा को बता दूं। बहरहाल ये बताने की नौबत ही नहीं आई क्योंकि ऑर्केस्ट्रा ने उसी पल संगीत बजाना बंद कर दिया। वे और तहखाने में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। वे रोमांचित होकर चारों तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें शिकार करने वाला बिगुल सुनाई दे रहा था। ओह, तो वे लोग भी आ गए, लगभग सिरकटे निक ने कटुता से कहा। तहखाने की दीवार को चीखते हुए 1 दर्जन घोड़ों के भूत अंदर घुस आए। हर घोड़े पर एक सिरकटा घुड़सवार बैठा था। उपस्थित जन समुदाय ने जोरदार तालियां बजाई। हैरी भी ताली बजाने लगा, परंतु निक के चेहरे को देखते हुए वह तुरंत रुक गया। घोड़े सर पर दौड़ते हुए डांस फ्लोर के बीच तक गए और अचानक पिछले पैरों पर खड़े हो गए। घुड़सवारों में सबसे आगे एक बड़ा भूत बिगुल बजा रहा था, जिसका दाढ़ी भरा सिर उसकी बाहों में दबा था। वह नीचे उतरा और उसने अपने सिर को हवा में ऊपर उठाया ताकि वो भीड़ को देख सके। वहां मौजूद सब लोग उसकी हरकत पर हंसने लगे। फिर उस भूत ने लगभग सिरकटे निक की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसने अपने सिर को अपनी गर्दन पर लगा लिया। वह गरजा, निक तुम कैसे हो? तुम्हारे सिर अब भी वहीं पर लटका हुआ है। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और लगभग सिर कटे निक का कंधा थपथपाया। निक ने सख्त लहजे में कहा, स्वागत है पैट्रिक। अरे यहाँ पर तो जिंदा लोग भी हैं। सर पैट्रिक ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा। इस पर बनावटी हैरानी दिखाते हुए वह जोर से उछला, जिससे उसका सिर दोबारा गिर गया। भीड़ हंसी के मारे चीखने लगी। लगभग सिरकटे निक ने उदास आवाज में कहा, बहुत ही मजेदार। सर पैट्रिक का सिर फर्श से चिल्लाया, निक की बातों पर ध्यान न दे। वह अब भी इस बात पर चिढ़ा हुआ है कि हमने उसे शिकार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। परंतु मेरे कहने का मतलब यह है, उसकी तरफ देखो। मैं सोचता हूँ, हैरी ने निक की अर्थपूर्ण दृष्टि को समझते हुए जल्दी से कहा। निक बहुत डरावना और ओहो! सर पैट्रिक का सिर चीखा। जरूर उसने तुमसे यह कहने को कहा होगा। कृपया सब लोग ध्यान दें। अब मेरा भाषण का समय हो गया है, लगभग सिरकटे निक ने जोर से कहा। वह मंच पर बर्फीली नीली स्पॉटलाइट में खड़ा हो गया। मृत शोक संतप्त देवियों और सज्जनों, मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, परंतु किसी ने इससे आगे कुछ नहीं सुना। सर पैट्रिक और सिरकटे शिकारियों ने
सिर की हॉकी का खेल शुरू कर दिया था और भीड़ उन्हें देखने लगी थी। लगभग सिर कटे निक ने अपने श्रोताओं का ध्यान दोबारा खींचने का निरर्थक प्रयास किया, परंतु उस समय हार मान ली। जब सर पैट्रिक का सिर उसके पास से होता हुआ गुजरा और लोगों ने इस पर जोरदार तालियां बजाई। हैरी को बहुत ठंड लग रही थी और साथ ही भूख भी। मुझसे अब और सहन नहीं होगा, रॉन किटकिटाते दांतों के बीच से बुदबुदाया। जब ऑर्केस्ट्रा दोबारा संगीत बजाने लगा और भूत एक बार फिर नाचने लगे। चलो चलते हैं, हैरी उसकी बात मान गया। वे दरवाजे की तरफ चल दिए। रास्ते में वे अपनी ओर देखने वाले हर भूत की तरफ सिर हिलाकर अभिवादन करते और मुस्कुराते जा रहे थे। 1 मिनट बाद वे काली मोमबत्तियों भरे गलियारे में तेजी से वापस लौट रहे थे। अब तक स्कूल के जश्न की पुडिंग खत्म नहीं हुई होगी, रॉन ने आशा से कहा। वह प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के रास्ते पर सबसे आगे चल रहा था और तभी हैरी को यह सुनाई दिया, टुकड़े टुकड़े कर डालो, काट डालो, मार डालो। यह वही आवाज थी, वह ठंडी और खूंखार आवाज जो उसने लॉकहार्ट के ऑफिस में सुनी थी। वह अचानक लड़खड़ाकर रुक गया। उसने पत्थर की दीवार का सहारा लिया और कान लगाकर अपनी पूरी ताकत से सुना। वह धीमी रोशनी वाले गलियारे में ऊपर और नीचे चारों तरफ हड़बड़ी में देखता जा रहा था। हैरी, तुम क्या? वही आवाज फिर से सुनाई दे रही है। 1 मिनट चुप रहो। बहुत भूखा हूँ, बहुत लंबे समय से। सुनो, हैरी ने व्यग्रता से कहा और रॉन तथा हरमाइनी उसे देखते हुए अपनी जगह पर खड़े हो गए। मार डालो, मारने का समय। आवाज बहुत धीमी होती जा रही थी। हैरी को लग रहा था कि वह दूर होती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। अंधेरी छत की तरफ देखते हुए वह बुरी तरह भयभीत और रोमांचित हो गया। कोई ऊपर की तरफ कैसे जा सकता है? क्या यह कोई भूत था जो पत्थर की दीवारों को चीर कर जा सकता था? इस तरफ, वो चिल्लाया और सीढ़ियों पर चढ़कर प्रवेश द्वार की तरफ भागने लगा। वहां पहुंचने पर उसे कुछ सुनाई देने की कतई उम्मीद नहीं थी। बड़े हॉल में हैलोवीन का जश्न चल रहा था, जिसका शोर बाहर तक आ रहा था। हैरी पहली मंजिल तक जाने वाली संगमरमर की सीढ़ी की तरफ लपका। रॉन और हरमाइनी उसके पीछे पीछे धड़धड़ा कर चल रहे थे। हैरी, हम क्या? श्श! हैरी ने अपने कानों पर जोर डाला। उसे बहुत दूर से ऊपर की मंजिल से और ज्यादा धीमी होती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे खून की गंध आ रही है, मुझे खून की गंध आ रही है। उसका दिल धक रह गया। वो किसी को मारने वाला है, वह चिल्लाया। रॉन और हर्माइनी परेशान चेहरों को नजरअंदाज करते हुए एक बार में 3 सीढ़ियां चढ़ते हुए हैरी ऊपर की तरफ लपका और अपने तेज कदमों की आवाज के ऊपर से सुनने की कोशिश करने लगा। हैरी लपकते हुए दूसरी मंजिल में चारों तरफ घूमा। रॉन और हर्माइनी उसके पीछे हांफते हुए भाग रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे आखिरी वीरान गलियारे के मोड़ पर नहीं मुड़ गए। हैरी, ये सब क्या है? रॉन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, परंतु हरमाइनी ने गलियारे की तरफ इशारा करते हुए अचानक जोर से सांस खींची। देखो, सामने वाली दीवार पर कोई चीज चमक रही थी। वे अंधेरे में देखते हुए धीमे धीमे पास गए। जलती मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि दोनों खिड़कियों के बीच की दीवार पर 1 फुट ऊंचे शब्दों में यह लिखा था, रहस्यमयी तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मनों खबरदार। वो क्या चीज है जो नीचे झूल रही है? रॉन ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जब वे पास पहुंचे तो हैरी फिसलते फिसलते बचा, क्योंकि फर्श पर बहुत पानी फैला था। रॉन और हरमाइनी ने उसे पकड़कर गिरने से बचाया। फिर वे धीमे धीमे संदेश की तरफ खिसके। उनकी आंखें मशाल के नीचे की अंधेरी छाया पर गड़ी थी। उन तीनों को एक साथ यह एहसास हो गया कि यह क्या चीज थी और वे छप से पानी उड़ाते हुए कूदकर पीछे हट गए। चौकीदार फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस मशाल टांगने के स्टैंड पर पूंछ से लटकी हुई थी। वो किसी लकड़ी के लट्ठे की तरह बेजान दिख रही थी। उसकी बाहर निकलती आंखें घूर रही थीं। हम मदद करने की कोशिश करें? हैरी ने परेशान आवाज में कहा। मेरी बात मानो, रॉन बोला। यहाँ से चल दो, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक गड़गड़ाहट हुई, जैसे दूर कहीं बादल गरज रहे हों। इससे उन्हें पता चला कि दावत खत्म हो चुकी है। जिस गलियारे में वे खड़े थे, उसके दोनों तरफ से सैकड़ों पैरों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे भरपेट खा चुके विद्यार्थी जोर जोर से बातें करते चले आ रहे हों। अगले ही पल विद्यार्थी दोनों तरफ से गलियारों में दाखिल हुए। सारी चर्चा, हलचल और आवाजें अचानक रुक गई जब आगे आ रहे लोगों ने बिल्ली को लटकते देखा और यह भी देखा कि हैरी, रॉन और हर्माइनी गलियारे के बीच में अकेले खड़े थे। विद्यार्थियों के समूह में खामोशी छा गई और वे इस खौफनाक दृश्य को देखने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे। फिर खामोशी के बीच से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वारिस के दुश्मनों खबरदार, अब तुम्हारी बारी है बदजातों। यह ड्रेको मैल्फॉय था। वह भीड़ में सबसे आगे आ चुका था। उसकी ठंडी आंखें चमक रही थी। उसका आमतौर पर सफेद रहने वाला चेहरा इस वक्त लाल दिख रहा था
और वो लटकती हुई बेजान बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।